Hello students, very good evening to all. Welcome to the class. So let's continue our discussion about the GPAT 2024 chemistry section of paper. Okay. So previous wale section में we had discussed around 10 questions from the chemistry subsection. ठीक है. So यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगी आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा आपको जो क्वेश्चन जिस टॉपिक पे आ रहा है उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा अच्छे से आपको रीड करना है, उस टॉपिक को रिविजिट करके उसे रिवाइज करना है, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए रादर देन क्विकली गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन. So these were the MCQs that we studied in the previous session. Yes. So the next question in the chemistry subsection from the GPAT 2024 paper is, as per Bronsted-Lowry concept, acid is defined as. Okay. So this is another very basic question. ये जो question है ये हमारा 11th-12th का basic acid base का जो definition है उसकी fundamental concept को test करने वाला question है. Very simple question it is. Okay. So basically एसिड बेस की तीन अलग अलग एसिड और बेस क्या है ये बताने वाली तीन अलग अलग थ्योरीज जो है वो हमें पता होनी चाहिए. ठीक है. सबसे पहला वाला जो थ्योरी था दैट वाज द अर्हेनियस थ्योरी. ठीक है. ये जो थ्योरी था दिस वाज अबाउट दिस वाज रिलेटेड टू जिसमें एसिड को कैसे डिफाइन किया गया है एज पर द अर्हेनियस थ्योरी. एसिड इज अ सब्सटेंस दैट releases H plus ions in aqueous solution, and base is a substance that releases hydroxide ions in the aqueous solution. Okay, तो basically acid protons generate करने वाला और base hydroxyl ions generate करने वाला as per the Arrhenius theory. देन एज पर द ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी जो हमें इस पर्टिकुलर एमसीक्यू में पूछी गई है, दिस वाज अबाउट प्रोटॉन्स. मतलब इसमें एसिड और बेस को प्रोटॉन्स के बेसिस पे डिफाइन किया गया है, जिसमें एसिड इज ऑफ कोर्स अ प्रोटॉन डोनर वेयर एज बेस इज डिफाइंड एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. ठीक है. तो दिस विल आंसर अवर क्वेश्चन. एंड एट द सेम टाइम जो तीसरी है लुइस थ्योरी, ये जो थ्योरी है दिस डिस्क्राइब्स एसिड एंड बेस इलेक्ट्रॉनिकली. कि एसिड जो होता है बेसिकली इट इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. मतलब इस इन ये जो तीन थियरीज है इन तीनों थियरीज में से सबसे ज्यादा मोस्ट करेक्ट जो थियरी है दैट इज लुइस थियरी. एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ठीक है. तो इसमें से हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया है कि एज पर द ये हमने ये जो टॉपिक है दिस टॉपिक वी हैव कवर्ड इन वेरी मच डिटेल. इसे हमने कहाँ पे पढ़ा है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में टाइट्रीमेट्री में एसिड बेस टाइट्रेशन जब हमने पढ़े तो हमने जो उसका इंट्रोडक्टरी हमारा सेशन था उसमें हमने एसिड बेस क्या होते हैं एंड एसिड बेस के रिलेटेड जितने बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हमने उस चैप्टर में कवर किए हैं. ठीक है. तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप एसिड बेस टाइट्रेशंस के चैप्टर में जाके वीडियो लेक्चर्स को आप डिटेल में देख सकते हैं. तो बेसिकली हियर यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आंसर हो जाता है. कैसे? पहला हमारा हमें ऑप्शन दिया गया था एज पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एसिड इज डिफाइंड एज. फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. सो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी जो है वो एसिड बेस को प्रोटॉन एक्सेप्टर या फिर प्रोटॉन डोनर के बेसिस पे मतलब प्रोटॉन के बेसिस पे डिफाइन करती है. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ये हो गया लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंगली. एंड दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ एसिड. ये एसिड का ही डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, बट दिस इज एज पर लुइस थ्योरी. Second option is any substance or molecule that can donate a proton. So this is absolutely correct. This is the definition of acid as per the Bronsted-Lowry theory. Any substance or molecule that can accept a proton. ये हो गया definition of base as per Bronsted-Lowry theory. ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, लेकिन बेस का डेफिनेशन हो गया. एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेस as per
लुईस थ्योरी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको क्या चीज याद करनी है, ये ऐसा टॉपिक है, ये हमने बिल्कुल 11th 12th में भी ये पढ़ा हुआ है। आपको ये तीनों भी थ्योरी के अकॉर्डिंगली एसिड कैसे डिफाइन किया गया है और बेस कैसे डिफाइन किया गया है, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार क्विकली मेरे साथ रिवाइज कीजिए। अर्हेनियस के अकॉर्डिंगली एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ हाइड्रोक्सिल आयन डोनर। Fine. As per Bronsted-Lowry theory, acid is a proton donor, base is a proton acceptor. And as per Lewis theory, acid is a electron pair acceptor and base is a electron pair donor. Fine. तो ये जो तीन theories है, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर पेपर में क्वेश्चन आपको पूछा गया है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के बारे में। हो सकता है नेक्स्ट टाइम दे में आस्क यू डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी या फिर लुईस थ्योरी। फाइन, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट इट इज वर्थ रिवाइजिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लिमिट टेस्ट थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड। ओके, तो ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लिमिट टेस्ट का टॉपिक आपने आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, या फिर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सॉरी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ये लिमिट टेस्ट का टॉपिक पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, लिमिट टेस्ट फॉर पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर इम्प्यूरिटीज कितने क्वांटिटी में आपके सैंपल में प्रेजेंट है, वो डिटरमाइन करने के लिए लिमिट टेस्ट यूज किए जाते हैं। ओके, जैसे कि देर इज अ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक। तो ये जो लिमिट टेस्ट है बेसिकली इसमें आपके सैंपल में वो पर्टिकुलर इम्प्यूरिटी है या नहीं है, या फिर अगर होगी तो कितने क्वांटिटी में है, ये डिटरमाइन करने के लिए आप बेसिकली कुछ केमिकल टेस्ट वहाँ पे जो परफॉर्म करते हो, दैट इज कॉल्ड एज द लिमिट टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिमिट टेस्ट, थायोग्लाइकोलिक एसिड कहाँ पे यूज करते हैं वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन ये जो लिमिट टेस्ट है ओवरऑल जितने हमारे सिलेबस में है, उन सारे ही लिमिट टेस्ट में कोई ना कोई स्पेसिफिक रिएजेंट यूज किया जाता है। वो रिएजेंट हमें पता होना चाहिए, सो दैट हमें किसी भी लिमिट टेस्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो हमें वो क्वेश्चन फिर आंसर करके आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक, ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिट टेस्ट है। आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें जिंक यूज होता है एंड मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर यूज होता है, और इसमें ऑब्जर्वेशन होता है अगर उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट होगा तो येलो स्टेन फॉर्म होगा ऑन द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गटजेट मेथड। ठीक है, आयरन का जो लिमिट टेस्ट है इसमें यूज किया जाता है थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो यहाँ पे आपको आंसर तो मिल गया कि थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। ओके, आयरन में थायोग्लाइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, अमोनिया यूज किया जाता है। क्लोराइड की जो लिमिट टेस्ट है इट इज वेरी सिंपल, इट इज बेस्ड ऑन द टर्बिडीमेट्रिक प्रिंसिपल। सिल्वर नाइट्रेट इसमें यूज किया जाता है। सल्फेट की लिमिट टेस्ट में बेरियम क्लोराइड यूज किया जाता है। लीड की लिमिट टेस्ट में डाइथाइजोन यूज किया जाता है। एंड हेवी मेटल्स जो होते हैं उनके लिमिट टेस्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर थायोएसिटामाइड ये यूज किए जाते हैं। तो आपको लिमिट टेस्ट का पूरा प्रोसीजर रटने की जरूरत नहीं है, कम से कम आपको हर एक इम्प्यूरिटी के लिए लिमिट टेस्ट के जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिएजेंट्स हैं उनको तो भी आप याद रख सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिल गया है लिमिट टेस्ट फॉर iron. Moving forward to the next question, another very good question. How many optical isomers are possible for lactic acid? Okay, to answer such questions, you should know the structure of such compounds. Of course, आपको ऐसे वाले compounds की structure आपको पता होनी चाहिए. Fine. तो lactic acid का क्या structure है? Lactic acid, it is a 3-carbon acid basically. Uh, this is the structure of lactic acid. Okay. अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसमें से
इस स्ट्रक्चर में कितने मतलब स्टीरियो आइसोमर्स इसके हो गए, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसमें से आपको ये देखना होता है कि हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, 1 वाला तो कायरल नहीं होगा क्योंकि वो डबली बॉन्डेड है। 3 इज नॉट कायरल आल्सो बिकॉज इट इज हैविंग 3 हाइड्रोजन्स। जो कार्बन को 4 डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दैट इज कायरल कार्बन। तो यहाँ पे देयर इज ओनली 1 कायरल कार्बन। ठीक है। सो as per the basic principle, the number of optical isomers is equal to 2 raised to the power n, where n stands for the number of chiral carbon. तो यहाँ पे हमारा number of chiral carbon are only 1, so 2 raised to the power 1 is equal to 2। मतलब इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है? एक ही अगर कायरल कार्बन है तो उसके 2 इनएंशियोमर्स पॉसिबल होते हैं, सो द आंसर विल बी 2। ठीक है, वेरी सिंपल, बट ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। आपने ये देखा होगा कि लास्ट टाइम हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन देखा था टार्टारिक एसिड के लिए। टार्टारिक एसिड का आपको आईयूपीएसी नेम पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो कॉमन एसिड्स है, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, इनके स्ट्रक्चर्स आपने अच्छे से याद करके रखने हैं क्योंकि इनके ऊपर आ सकते हैं, स्पेसिफिकली स्टीरियो आइसोमर्स इनके पूछे जा सकते हैं आपको। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Tetracycline undergoes epimerization at C4 between pH 4 to 8 to give what? Epitetracycline, nortetracycline, isotetracycline और doxycycline। ओके, तो बेसिकली ये जो पार्ट है, दिस इज अ वेरी important reaction of tetracycline। Tetracycline एक्चुअली बॉडी में जाने के बाद में दे अंडरगो एपिमराइजेशन एट C4 पोजीशन। ठीक है, एंड उससे जो मेटाबोलाइट्स फॉर्म होते हैं वो मेटाबोलाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द एडवर्स रिएक्शंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो ये जो एपिमराइजेशन वाला रिएक्शन है, अभी यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का पूरा स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया है क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये फर्स्ट रिंग का जो कार्बन है C4 उसके ऊपर हो रहा है। फाइन, सो दिस इज द बेसिकली दिस इज द नेचुरल टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर का। टेट्रासाइक्लिन में 4 रिंग होते हैं, उसमें से सिर्फ हमने फर्स्ट वाली रिंग बनाई है। ठीक है, तो नेचुरल टेट्रासाइक्लिन में क्या होता है, C4 वाला जो कार्बन होता है, दिस इज द ज्योमेट्री फॉर द कार्बन। ओके, ये कार्बन की ज्योमेट्री क्या है? ऑन द C4 कार्बन यहाँ पे ये डाइमिथिल अमाइनो वाला सब्स्टिट्यूशन जो प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन। ओके, तो उसके ऊपर का जो हाइड्रोजन है वो होता है अबाउ द प्लेन। दिस इज द स्टीरियो केमिस्ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर कार्बन, कि इसके ऊपर का जो ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन। when epimerization occurs, epimerization मतलब क्या? एपीमर का फॉर्मेशन। एपीमर इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर। ये एपीमर वाला जो कंसेप्ट है ये आप कार्बोहाइड्रेट्स में हमने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, जब कोई दो स्टीरियोआइसोमर्स की स्टीरियो केमिस्ट्री में देयर इज डिफरेंस इन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ओनली वन कार्बन, मतलब एक कोई कंपाउंड है उसमें अगर मोर देन मतलब काफी सारे अगर उसमें स्टीरियो सेंटर्स है, काफी सारे कायरल कार्बन है। ठीक है, एंड उस पर्टिकुलर कंपाउंड के दो स्टीरियो आइसोमर्स में सिर्फ एक ही कायरल कार्बन की का डिफरेंस है, मतलब व्हाट डू वी से, देयर इज डिफरेंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ओनली वन कायरल कार्बन इन 2 स्टीरियो आइसोमर्स। ऐसे वाले आइसोमर्स को एपीमर्स कहा जाता है। ठीक है, तो एपिमराइजेशन प्रोसेस मतलब क्या? तो ये जो C4 वाला जो कार्बन है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी मतलब क्या होगा? एक ही चीज यहाँ पे हो सकती है कि ये जो डाइमिथिल अमाइनो ग्रुप है ये अबाउ द प्लेन आ जाएगा, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आ जाएगा। ओके, so because the resulting compound is epimer of tetracycline, they are of course called as epitetracycline। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर है, ये बहुत वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है टेट्रासाइक्लिन के बारे में। सो व्हाट विल बी द आंसर? epitetracycline, बिकॉज टेट्रासाइक्लिन का एपीमर है ये, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज अ एपीमर।
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपीटेट्रासाइक्लिन्स में जो मतलब एपिमराइजेशन हो रहा है कौन से कार्बन पे हो रहा है। तो ये आपको याद रखनी है पोजीशन, C4 वाला पोजीशन। फाइन। नॉर टेट्रासाइक्लिन, आपको कुछ नाम देख के भी आपको थोड़ा सा लॉजिकली भी ये चीजें सॉल्व करते आती हैं। यहाँ पे तो नाम में ही बताया है एपिमराइजेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट विल बी एपीटेट्रासाइक्लिन। नॉर का मतलब, नॉर कभी भी केमिकल कंपाउंड में जब आता है तो समझ जाना है समथिंग इज मिसिंग। जैसे मिथाइल ग्रुप अगर किसी में, जैसे इफ देयर इज अ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, उसमें से अगर आपने एक मिथाइल ग्रुप हटा दिया देन द रिजल्टिंग कंपाउंड इज नॉर समथिंग समथिंग। ठीक है, तो नॉर सिग्निफाइज मिथिंग मिथाइल ग्रुप, मिसिंग मिथाइल ग्रुप। आइसोटेट्रासाइक्लिन तो नहीं होगा, एंड डॉक्सीसाइक्लिन इट इज जस्ट नेम ऑफ वन वन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेट्रासाइक्लिन के बारे में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which ring of warfarin is essential for its therapeutic activity? Okay, another very simple textbook question। warfarin में कौन सी ऐसी रिंग है या फिर उसमें कौन सा मॉइटी है जो कि उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, द आंसर इज काउमेरिन। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वारफारिन। ओके, वारफारिन में ये जो रिंग सिस्टम दिख रही है आपको, दिस, ये जो फ्यूज्ड वाला रिंग सिस्टम है, फाइन, दिस, ये वाला जो रिंग सिस्टम है, दिस रिंग इज कॉल्ड एज काउमेरिन रिंग। ठीक है, तो ये जो काउमेरिन रिंग है, ये इसका, ये दिस इज द फार्माकोफोरिक फीचर फॉर वारफारिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। वारफारिन की एक्टिविटी क्या होती है? इट्स एन एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, काउमेरिन। लैक्टोन, pyrimidine, प्यूरिन, ये इसमें से नथिंग इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, एक ही आंसर है अनएम्बिग्यूअसली। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drug is having a 1,3,4 thiazole ring system? Just a moment. So the next question is, which of the following drug is having a 1,3,4 thiazole ring system? Okay, so first of all, हमें यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पूछा है कि ये पर्टिकुलर रिंग सिस्टम कौन से ड्रग में प्रेजेंट है। तो हमें ये रिंग सिस्टम तो पहले ड्रॉ करते आनी चाहिए। व्हाट डू वी हैव हियर? थायाडायाजोल। ओके, थाया का मतलब क्या है? अभी इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो द वर्ड गिव्स यू टू थ्री थिंग्स। थाया मतलब उसमें सल्फर है, उसके बाद में क्या है? डाई एंड अजोल, मतलब अजहा। ठीक है,
Basically, it will be like this. The name is a combination of haya plus di प्लस अजहा प्लस ओल, ठीक है। जहां पे थाया मतलब उसमें एक सल्फर है, ओके। डाई अजहा मतलब उसमें दो नाइट्रोजन है, एंड ओल मतलब इट इज अ 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग, ठीक है। ये इसके ऊपर से, ये नाम के ऊपर से पूरा हमको समझ में आ गया। तो बेसिकली वी हैव अ 5 मेंबर रिंग, जिसमें अब ये सल्फर और दो नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है वो भी बताया है। पहला है थाया, उसका पोजीशन है 1, 3, 4 पे है दो नाइट्रोजन, ठीक है। सो सल्फर हमने बना दिया फर्स्ट पोजीशन पे, फाइन। दिस इज 2, दिस इज 3, फिर उसके बाद 4, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ऐसा आपका रिंग सिस्टम रहेगा। इसमें नंबरिंग कर देते हैं हम पहले, ठीक है। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ 1, 3, 4, 1 पे थाया, 3, 4 पे अजहा, थाया डायाजोल। तो ये वाला रिंग सिस्टम कौन से ड्रग के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। द ऑप्शंस आर स्पाइरोनोलैक्टोन, डाइक्लोरोफिनामाइड, एसिटाजोलामाइड एंड फ्यूरोसिमाइड। तो अगर आप ये ड्रग्स के नेम्स अगर ध्यान से देखते हो तो ये जो सारे ड्रग्स है ये डायूरेटिक कैटेगरी में आने वाले ड्रग्स है, ठीक है। तो लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल दीज ड्रग्स। स्पाइरोनोलैक्टोन जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है इट रिसेंबल्स स्टीरॉइड। ये देखो स्टीरॉइड टाइप का इसमें टेट्रासाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें तो ये वाला जो हायाडायाजोल रिंग सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं है। स्पाइरोनोलैक्टोन इट इज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, ठीक है। ऑप्शन बी इज डाइक्लोरोफिनामाइड, इट इज अ कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, जो कि यूज किया जाता है ग्लाउकोमा के लिए। ओके। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सिंपली इसमें फिनील रिंग है, इसमें थायाडायाजोल रिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। कमिंग टू एसिटाजोलामाइड, इट इज ऑल्सो अ कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, इट इज यूज्ड एज अ डायूरेटिक। इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं दैट इट कंटेन्स दिस, ये 1, 3, 4 thiazole ring system is present in the structure of acetazolamide. And lastly furosemide जो है it is a diuretic, one of the very strong diuretic. furosemide के नाम में ही इसमें क्या प्रेजेंट है वो बताया है, it has the furan ring present in its structure. So what is the correct answer for our question? Acetazolamide is the correct answer here. Okay. Now, moving forward to the next question now. Name the following drug molecule. Okay. The options are 6-mercaptopurine, chlorambucil, meclorethamine, vincristine. Okay. So as you can see, if you look at the structures carefully, all of them are anti-cancer drugs, right? तो इसमें से ये किसका स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में यूजुअली हम वी टेंड टू स्किप सच क्वेश्चंस, अगर हमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है तो, राइट। थोड़ा सा आपने एक बार कोशिश करनी है जस्ट टू सी कि ये जो नेम्स आपको दिए हैं ड्रग्स के, क्या इसके नाम के ऊपर से हम कुछ अंदाजा लगा पाते हैं व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। सो लुक हियर, 6-mercaptopurine, ओके। प्यूरिन बोला है इसमें, मतलब इट शुड हैव द प्यूरिन रिंग। एज यू नो प्यूरिन में इट्स अ फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक सिस्टम होता है, ठीक है। दोनों भी जो रिंग्स होती है दे आर बोथ नाइट्रोजन हेटेरोसाइकल्स। ऐसा तो कोई प्यूरिन वाला रिंग सिस्टम इसमें नहीं दिख रहा है, ये सिंपली एक नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, फाइन। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्लोराम्ब्यूसिल से हमें थोड़ा ज्यादा कुछ आइडिया नहीं आ रहा है।
So let's see in front. Michlorothamine. Michlor. मी मतलब मी stands for methyl. Okay. क्लोर इथामाइन. तो ये जो है नेम, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर के साथ में कोरिलेट कर रहा है. मी स्टैंड्स फॉर मिथिल विच इज प्रेजेंट ऑन दिस नाइट्रोजन. दोनों साइड में इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है देखो. नाइट्रोजन को यहाँ पे इथिल क्लोरो एंड, मतलब इथिल है और उसको क्लोरो लगा हुआ है. तो इस ग्रुप को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्लोरो इथिल ग्रुप, राइट, ऑन बोथ साइड. सो मिथिल एंड क्लोरो इथिल, मी क्लोर इथामाइन. तो ये जो नेम है ये स्ट्रक्चर के साथ कोरिलेट कर रहा है. एंड विनक्रिस्टीन. विनक्रिस्टीन इट इज अल्कलॉइड. तो अल्कलॉइड्स के स्ट्रक्चर्स यूजुअली काफी कॉम्प्लिकेटेड बड़े से होते हैं. विनक्रिस्टीन हैज अ वेरी बिग स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे हमें जो नेम के ऊपर से जो अंदाजा हम लगा पा रहे हैं, seems that C is the right answer. Okay, so if you look at the structures here, right, 6 mercaptopurine. ये देखो, ये जो रिंग सिस्टम है, दिस इज द प्यूरिन रिंग सिस्टम. 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकल, 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइकल. इसके 6 वाले पोजीशन पे मरकैप्टो वाला ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है. देखो, मरकैप्टो मतलब सल्फर, प्यूरिन. फाइन, तो ये तो है नहीं आंसर. क्लोरम ब्यूसिल में भी ये वाला स्ट्रक्चरल फीचर प्रेजेंट नहीं है. ये जो नेम है, ये नेम बहुत पूरा आपको, दिस नेम इज वेरी क्लियरली इंडिकेटिंग टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. तो ऐसे आप इस तरीके से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं. ओके, दिस विल नॉट बी पॉसिबल एवरी टाइम, बट इन दिस केस हम नेम के ऊपर से अंदाजा लगा पा रहे हैं. एंड विनक्रिस्टीन का बीइंग अल्कलॉइड इतना बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड का सा स्ट्रक्चर है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता. सो द करेक्ट आंसर विल बी मिक्लोरिथामाइन. ओके, चलिए, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Another structure based question. Famotidine contains what? Okay, so famotidine क्या है? It's a, ये it's a H1. Just a moment. Sorry, I was confused a little bit. This is a H2 antagonist जो इट्स अ, famotidine इज अ H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो कि हम पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो famotidine के स्ट्रक्चर में, this is the structure of famotidine. So we can see यहाँ पे there is one heterocyclic ring system present here. ये वाला ring system यहाँ पे present है. So what is the name of this ring system? तो देखिए, जब भी आपके heterocyclic ring system में more than one hetero atom होते हैं, हमेशा प्रायोरिटी जाती है सल्फर को सबसे पहले. सल्फर, ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में आता है नाइट्रोजन. ठीक है, फिर हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे नाइट्रोजन को लोअर नंबर आने के लिए. Fine. So this is how the numbering will go. And what will be the name of this ring system? पहले तो इसमें 1 पे हेटेरो एटम है और 3 पे हेटेरो एटम है. So 1 3, this is थाया प्लस अज़ा, नाइट्रोजन के लिए अज़ा, प्लस 5 मेंबर रिंग है इसलिए ओल. ओके, so the name of the ring will be 1 3 thiazole. Okay, so this will be the correct name for this ring system. So what will be our answer? Yes, pyrrole ring not present in this structure. Pyrrole का क्या structure होता है? Pyrrole is
दिस इज पायरॉल, दिस इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। फ्यूरान रिंग भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। फ्यूरान मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन containing 5 membered unsaturated ring. This is also not present in famotidine. Imidazole is 1,3 position पे nitrogen containing 5 membered ring system, and thiazole is 1 and 3 position पे sulfur and nitrogen रहता है. So option D is the correct answer here, thiazole ring system. Okay. Now moving forward to the next question. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड रेज. ओके, कैथोड रेज जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमने कई सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट में देखा है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में कैथोड रेज यूज किए जाते हैं. तो कैथोड रेज के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये हमें पूछा गया है. ठीक है, so let's see what's the answer here. Cathode rays are fast electrons. Okay, so this is correct. Cathode rays जो होते हैं, they are streams of fast moving electrons, not wave. So basically cathode ray, it is not a wave. ये cathodes are simply, it's a beam of fast moving electrons. Okay, so this is correct statement. Okay, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दिस इज इनकरेक्ट. अभी अभी हमने क्या बोला कि कैथोड्स जो है दे आर बेसिकली, कैथोड रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स. तो पार्टिकल है वो, ठीक है, उसका वेव नेचर नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट. दे आर पार्टिकल्स, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज करेक्ट. ये लीनियर ही ट्रेवल करते हैं. एंड कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरेज. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, कैथोड रेज दे स्ट्राइक अ मेटल, एंड मेटल को स्ट्राइक करने के बाद दे जनरेट एक्सरेज. तो एक्सरेज जनरेट करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है. सो व्हाट इज अवर करेक्ट आंसर इन दिस केस? करेक्ट आंसर विल बी कैथोड रेज आर, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से है हमारा ऑप्शन बी, दैट cathode rays are electromagnetic waves. This is incorrect. Okay, now moving forward to the next question. If the spin of electrons in the excited state are parallel, it is called as what? Okay, so one of the option is triplet state, पैरेलल स्टेट, डबलेट स्टेट एंड सिंगलेट स्टेट. तो इसमें से क्या है? तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होने के बाद में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके स्पिन्स जो है, इफ बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम स्पिन और वेदर बोथ ऑफ देम आर हैविंग अपोजिट, मतलब एंटी पैरेलल स्पिन्स है, तो ये दोनों भी स्टेट्स जो होती है ये अलग अलग होती है. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, तो आफ्टर एक्साइटेशन जो इलेक्ट्रॉन की पेयर, जो दो ऑप्शन होते हैं कि दोनों भी इलेक्ट्रॉन की दोनों भी इलेक्ट्रॉन का जो ये है, दोनों भी इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन्स है सेम डायरेक्शन में अगर स्पिन रहे तो हम उससे कहेंगे पैरेलल, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर स्पिन्स रहे, सॉरी, यस, सेम अगर डायरेक्शन में इनके स्पिन्स अगर रहते हैं, इफ द स्पिन्स आर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो उसे कहा जाता है पैरेलल. और अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर स्पिन्स है तो फिर उसे कहा जाता है एंटी पैरेलल. मतलब आफ्टर एक्साइटेशन स्पिन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लाइक दिस, दोनों के भी सेम डायरेक्शन में है, इसे कहेंगे पैरेलल. और अगर अपोजिट अपोजिट में है देन इट इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल. ठीक है, तो इसमें से ये जो दो स्टेट्स है इसको क्या नाम दिए जाते हैं जहां पे पैरेलल स्पिन्स होते हैं? दैट स्टेट इज कॉल्ड एज द ट्रिपलेट स्टेट. और जहां पे एंटी पैरेलल स्पिन्स होते हैं दैट स्टेट इज कॉल्ड एज सिंगलेट स्टेट. ओके, डबलेट स्टेट ऐसा कुछ नहीं होता है. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डबलेट स्टेट. फाइन, नथिंग पैरेलल स्टेट, ऐसा भी कुछ टर्म नहीं होता है. ठीक है, अगर स्पिन्स पैरेलल है
तो उसे ट्रिपलेट स्टेट कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ट्रिपलेट। ओके, तो बेसिकली जो ट्रिपलेट वाला स्टेट होता है उसमें क्या होता है, दोनों भी जो स्पिन्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में पैरेलल होते हैं। सो दे आर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, क्योंकि स्पिन्स जो है दे आर नॉट पेयर्ड, अपोजिट अपोजिट रहे तो फिर पेयर्ड होते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सिंगलेट वाले स्टेट में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, मतलब एक पैरेलल डायरेक्शन में, दूसरा एंटी पैरेलल में, सो दीज आर अपोजिट स्पिन्स, राइट। तो इसे कहा जाता है सिंगलेट स्टेट। फाइन। तो ये जो ट्रिपलेट सिंगलेट स्टेट है इसका डिस्कशन आता है स्पेक्ट्रोफ्लूरीमेट्री में। ओके, स्पेक्ट्रोफ्लूरीमेट्री में हमने ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ी थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब पेयर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होते हैं तो पहले वो जाते हैं सिंगलेट स्टेट में। सिंगलेट स्टेट मतलब ये अपोजिट स्पिन। फिर उसके बाद में बाय इंटर सिस्टम क्रॉस ओवर थोड़ा सा एनर्जी लूज होती है इसकी, एंड देन गो इनटू द ट्रिपलेट स्टेट जिसमें दोनों के स्पिन्स जो होते हैं वो हो जाते हैं पैरेलल। ओके, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस? द करेक्ट आंसर विल बी ट्रिपलेट स्टेट जिसमें स्पिन्स होते हैं पैरेलल। और अगर आपको दूसरा पूछा गया कि अपोजिट स्पिन्स कौन से स्टेट में होते हैं तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सिंगलेट स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट इज द करेक्ट आंसर। फाइन। तो यहाँ पे हमारे आज और कुछ क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है फ्रॉम द जीपैट 2024 केमिस्ट्री सेक्शन। तो इन अवर नेक्स्ट सेशन हम इस पेपर के जो रिमेनिंग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।